जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लौह पुरुष सरदार पटेल। लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रतिमा बहुत ही विशाल प्रतिमा गुजरात में भी बनी हुई है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जो सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो उसे क्या कहते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से इनकी प्रतिमा को जाना जाता है। तो लौह पुरुष, इनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है ना। इनके जो काम थे वो बिल्कुल ऐसे थे, दृढ़ थे, जिन्हें कोई भी नहीं टाल सकता, और उनका कहना सबको मानना पड़ता था। ये हमारे देश की जब स्वतंत्रता हुई थी, उसके बाद ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। सरदार पटेल विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है ना। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का नाम विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व साधारण नहीं था। असाधारण प्रतिमा के ये धनी थे। विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम व्यक्तित्व और प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की इनके पास अद्भुत क्षमता थी। वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई है ना। वो उनका कैसा था स्वभाव? वो बिल्कुल नहीं डरते थे, वीर थे, साहसी थे और मेहनत करना जानते थे। और किसी भी काम में जब उनका मन लग जाता था तो वो उसे पूरा करके ही रहते थे। इसलिए इन्हीं सब गुणों के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा गया है ना। लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। लौह पुरुष ऐसा नहीं कि वो लोहे के थे, है ना। मतलब उनके जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, वो बहुत ही दृढ़ थी, इसलिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। इन्होंने नाडियाड हाई स्कूल में 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है ना। मैट्रिक मतलब 10th की परीक्षा पास की। सरदार पटेल के विशिष्ट मानवीय गुण बचपन से ही प्रकट होने लगे थे। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिता के साथ खेत पर गए। पिताजी हल चला रहे थे। वे उनके पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़ी भी स्मरण करते जा रहे थे, मतलब टेबल पढ़ रहे थे। पहाड़ी कंठस्थ करने में इतने तल्लीन थे, मतलब इतने मग्न हो गए थे कि डाब नामक घास का तीक्ष्ण बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही नहीं चला है ना। एक घास का नाम है डाब, है ना। डाब क्या है? एक घास का नाम है जो बहुत ही तेज धार वाली होती है, जो अगर पाँव पड़ जाए उस पर तो वो काट देती है पाँव को। तो ऐसे ही जब वो खेत में चल रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इतने पढ़ाई में इतने मग्न थे, वो टेबल याद करने में इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने पाँव में चोट लगने का भी उन्हें पता नहीं चला। बालक के पैर से बहते रक्त को देखकर पिता दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से कांटा निकाला और उस पर काढ़ वृक्ष की पत्तियां रगड़ दी, जिससे खून बहना बंद हो गया, है ना। हमारे भारतवर्ष में इतनी वनस्पतियां हैं कि वो किसी भी घाव को ठीक कर देती थी। तो देखिए उन्होंने काढ़ वृक्ष की पत्तियां जैसे ही रगड़ी तो खून बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था, है ना। कोई व्यक्ति होता है ऐसा जो बाहर तो बिल्कुल कठोर होता है लेकिन अंदर उतना ही नरम होता है। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हो या अस्वस्थ, सोते हो या जागते, हर क्षण व स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तात्कालिक महत्वता की समस्याओं एवं उनके समाधान पर ही लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम में
संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ़ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी, है ना। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, जब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए उन्हें सरदार पटेल के नाम से आज भी जानते हैं। राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की, उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण वे महान बने। अपने पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीमित कोष था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर भी वे उन पर कृपा किया करते थे। वे उनकी देखभाल और चिंता पितृव्रत करते थे, मतलब पिता के समान करते थे। जो उनसे जुड़ जाते थे या जो उनके मित्र बन जाते थे, वे उनकी अपने पिता के समान देखभाल करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते, फिर कभी भी उस पर संदेह नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था, है ना। अगर हम किसी पर विश्वास करेंगे तो स्वाभाविक है सामने वाला भी हम पर विश्वास करेगा, और जब एक दूसरे पर विश्वास होता है तो वो अपने मन की सारी बातें एक दूसरे को बता देते हैं। सरदार पटेल सुनते अधिक और बोलते कम थे, बहुत कम बोलते थे। वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे, जो मानव युद्ध घोष के समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी स्वीकृति प्रदान करते थे। मतलब कुछ भी अगर निर्णय लेना होता था तो ऐसा नहीं कि तुरंत वो निर्णय कर देते थे, पहले उसके बारे में वो बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करते और उसे फिर स्वीकृति देते थे। भारत के 150 वर्ष के दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। मतलब जब देश गुलाम था अंग्रेज़ों के, जब की घटना है। जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावनाओं को भाप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संक्षिप्तात्मक ज्ञान कोश के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में पहले प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई व्यवस्थित रखी रहती थी और अवसर आते ही तत्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रतापूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कहीं कोई संभावना नहीं रहती थी, है ना। सरदार पटेल का जो दिमाग था वो इतना तेज था, मतलब उन्हें कब क्या करना है, कौन सा निर्णय कब लेना है, ये सारी सूची उनके दिमाग में जैसे पहले से ही बनी रहती थी। इसलिए उन्हें कभी भी अपना कुछ भी निर्णय लेने में देर नहीं लगती थी, है ना। हठी विद्रोहियों को अनुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं थी। वह तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। मतलब उन्हें ऊपर उठने का इतना शौक नहीं था, लेकिन जो उनका जो काम था उससे वे अपने आप ही ऊपर उठते गए और उन्हें सारे विश्व में जाना जाने लगा। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे, किंतु जिस युद्ध का उनको सेनापति बनाया जाता उसमें अपनी आज्ञा अंतिम होती थी, उनकी आज्ञा अंतिम होती थी। मतलब उन्होंने जो निर्णय ले लिया वही सभी को मानना होता था। विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानीपूर्वक लेखा जोखा रखते थे और उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे, है ना। जो हमारा दुश्मन होता है, जिससे हमें जीतना है, उनके बारे में उन्हें पूरी पहले से उनकी कमज़ोरी के बारे में, उनकी जो लापरवाही होती उसके बारे में उन्हें पहले से सारी जानकारी होती थी, जिससे वे अपने विरोधियों को आसानी से हरा देते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए वे महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए, है ना। गृह मंत्री का काम क्या होता है? भारत के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उनकी देखरेख करना और देश की आंतरिक सुरक्षा का काम किसका होता है? गृह मंत्री का। तो वो स्वतंत्रता के बाद पहले गृह मंत्री बने थे, तो उनके क्या क्या काम थे जो उन्होंने किए थे? देसी रियायतों का एकीकरण। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियायतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे।
स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया था। सरदार पटेल ने अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियायतों का एकीकरण करके उस समस्या का निदान चुटकियों में ही कर डाला। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील, अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमाकर राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण शक्ति से योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में वे अस्वस्थता मतलब बीमार होने के कारण, है ना, अस्वस्थता काल में चिकित्सकों द्वारा चेतावनी देने पर भी कि उनकी स्थिति खराब है, पूर्ण विश्राम करें, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहे, है ना। जब उनकी उम्र हो गई, वो थक गए, वो बीमार होने लगे, तो डॉक्टरों ने उन्हें काम करने के लिए मना किया कि अब आपकी हालत काम करने जैसी नहीं है, अब आपको विश्राम करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बिना रुके निरंतर काम करते रहे, क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल हो, मतलब कि आत्मनिर्भर हो और सुयोग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है, उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता सुराज के लिए है। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी, है ना। उन्होंने जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ, जब तक तो खूब मेहनत की, लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई फिर भी वो नहीं रुके। उन्होंने क्या सोचा कि हमने जब देश को स्वतंत्र करवाने में इतनी मेहनत की, तो इसे अब हमें आत्मनिर्भर भी बनाना है, ताकि हम दूसरों के आगे हाथ ना फैलाएं। इसलिए भी उन्होंने बहुत से काम किए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के विकास के लिए, है ना, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और वो निरंतर अपने जीवन काल में कार्य करते रहे। तो ऐसे थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी हमने आज कथा सुनी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।